दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी, इस नदी के तट से जुड़ा था बहुत बड़ा सूर्यकेतु साम्राज्य। इस साम्राज्य के महान राजा थे रुद्रवीर सूर्यकेतु। लेकिन जैसे ही रुद्रवीर की तबीयत बिगड़ने लगी, राज्य में अजीबो घटनाएं होनी शुरू हो गई थीं। पिताजी, अब हमें अपने सबसे करीबी दोस्त को यह खत भेजना ही होगा। यही उचित होगा राजकुमार। संदेशवाहक को बुलाओ। जाओ, इसे जितनी जल्दी हो सके पड़ोसी राज्य में मेरे दोस्त तक पहुंचा दो। समय बहुत कम है। जैसी आपकी आज्ञा युवराज। अपने दोस्तों का खत पढ़ते ही तेज और शातिर शिकारी आदित्य ने तुरंत अपने घोड़े चेतक की लगाम खींची और हवाओं को चीरते हुए दक्षिण भारत की ओर चल पड़ा। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे चेतक, देख रहे हो कितना सुंदर जंगल है। यहाँ से नीचे झांको तो बादल नीचे नजर आते हैं, लेकिन इतना सुंदर नजारा अपनी किस्मत में कहाँ यार। बल्लभगढ़ के राजा आर्यन सूर्यकेतु ने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, बहुत जरूरी काम है, बिना ध्यान भटकाए जल्द से जल्द महल पहुंचो। तो चलो दोस्त, चलते हैं। आदित्य ने घोड़े की लगाम खींची और तेजी से अपनी राह में आगे बढ़ने लगा। वो जानता था उसे बल्लभगढ़ पहुंचने में करीब 1 दिन लगेगा और ये 1 दिन का सफर उसे बिना रुके तय करना था। और फिर 1 दिन के सफर के बाद आदित्य ने बल्लभगढ़ में अपने कदम रखे। लेकिन जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचा, सैनिकों ने उसका रास्ता रोक लिया। सैनिकों, तुम हमें नहीं जानते हो क्या? द्वार खोलो, हमारे रास्ते से हटो। हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, आर्यन सूर्यकेतु से। आदित्य की बात को सुनते ही एक सैनिक हंस पड़ा। हमारे राजकुमार का दोस्त ऐसे कपड़ों में नहीं आता। उनके साथ ढोल नगाड़े, बड़े बड़े हाथी और रथ आते हैं। लौट जाओ यहाँ से, वरना मार पड़ेगी। मुझे तो ये कोई घुसपैठिया लगता है। इसे कारागार में डाल देते हैं। गर्म पानी सिर पर डालेंगे तो सब कुछ उगल देगा ये। सैनिकों की बातों से आदित्य मुस्कुराया और पीछे की ओर इशारा करके बोला, लो, महाराज तो खुद मुझे लेने आ गए। दोनों सैनिकों ने पीछे देखा, वहाँ कोई भी हसीना नहीं थी। फिर दोबारा आदित्य की ओर देखा, गर्दन घुमाई तो वहाँ आदित्य भी नहीं था। ये तो आदित्य की आदत थी, तेज, चालाक, शातिर, किसी को भनक तक नहीं लगती। ठीक इसी तरह जैसे उन सैनिकों की नजरों के नीचे से आदित्य महल के अंदर घुस चुका था। आदित्य, मेरे दोस्त, तुम आ गए। आर्यन, मेरे मित्र, भला ऐसा कैसे हो सकता है तुम बुलाओ और हम ना आए? लेकिन तुम्हारे सैनिकों ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। बेकार में दीवार फांद कर आना पड़ा मुझे। आदित्य, मजाक का वक्त नहीं है। जो मुझे तुझे बताना है वो बहुत खतरनाक है। चल अंदर चल। ठीक है मित्र, बता क्या हुआ। आर्यन ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे अपने कक्ष में लेकर गया। फिर दरवाजे को धीरे से बंद किया। आदित्य, ये बात शायद तूने कभी नहीं सुनी होगी। हमारे पूर्वज, उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो किसी को मालूम नहीं। मतलब? आर्यन ने पास रखी पुरानी लोहे की संदूक खोली। अंदर एक पीला, पुराना और सड़ा गला कपड़ा रखा था, जिसमें 8 सिक्के थे, काले धब्बों से भरे हुए, जैसे उनमें से किसी ने जान चूस ली हो। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने एक गुप्त नक्शे के सहारे एक प्राचीन खजाना खोज निकाला था। उसमें 9 सोने के सिक्के थे, लेकिन उन सिक्कों पर कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक शाप लिखा था। शाप? हाँ, कहा जाता है कि वो सिक्के किसी देव ऋषि के थे। हमारे पूर्वजों ने लोभ में आकर उन्हें चुरा लिया। 9 सिक्कों में से 8 के चोर पकड़े गए और शाप के भागीदार बने। 8 लोग आज भी उसी जगह पर कैद हैं जहां वो खजाना मिला था, जिंदा, लेकिन मौत से भी बदतर हाल में। और 9वां सिक्का? यही तो रहस्य है मेरे मित्र आदित्य। किसी को नहीं पता कि 9वां सिक्का आखिर किसके पास है। लेकिन वह एक पल रुका, जैसे कुछ भारी बोझ उसके दिल पर हो। कल रात मेरा छोटा भाई अचानक लापता हो गया। राजमहल, महफिल रक्षक, कोई भी उसे रोक नहीं पाया।
जैसे कि वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। तुम्हें लगता है कि उसका इस शाप से कुछ लेना देना? हाँ आदित्य, और इससे भी बड़ा खतरा ये है कि मेरे पिता महाराज रुद्रवीर सूर्यकेतु अब इस शाप के भागीदार बन चुके हैं। उनका शरीर गलने लगा है आदित्य। आदित्य, हमारे कुल का अंत होने वाला है। अगर 9वां सिक्का नहीं मिला तो इस शाप को खत्म करने के लिए मेरे भाई के राजशाही खून का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात ने आदित्य के होश उखाड़ दिए। मतलब तुम्हारे भाई की बलि? हाँ, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आदित्य। तो फिर तो हमें उस सिक्के को खोजना होगा आर्यन। हाँ मेरे मित्र, हमें उस 9वें सिक्के को ढूंढना ही पड़ेगा और मेरे भाई को वापस लाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नहीं नहीं आर्यन, परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा। हमें आज ही निकलना होगा। सारी कहानी आदित्य का चेहरा गंभीर था, क्योंकि कम समय में एक ऐसा काम को अंजाम देना था जो नामुमकिन था। आदित्य, इस सफर में तू अकेला नहीं होगा। कहते हुए आर्यन उसको कमरे के पिछले हिस्से में बने एक लकड़ी के दरवाजे से बाहर ले गया। वहाँ एक छोटा सा आंगन था जिसके बीचों बीच 2 लोग खड़े थे। ये है महावीर। आदित्य हल्के से हंसा, लेकिन उसकी नजर तभी उस दूसरे व्यक्ति पर पड़ी। एक लड़की, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में वही चमक जो आदित्य ने 15 साल पहले देखी थी। हनाया। मेरे भाई, तुम्हारा तोहफा मैं कैसे भूल सकता हूँ। 15 साल पहले तुम दोनों की आखिरी मुलाकात याद है ना, जब तूने उसके लिए पूरे मेले में दंगल मचाया था। हाँ, हम अच्छे दोस्त थे। पर तभी महावीर ने तुरंत बीच में टांग अड़ाई। और बदले में अनाया ने तेरे सिर पर लकड़ी मारी थी। आदित्य ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे याद है, सब याद है। तो बस अब खेल शुरू होता है। हम तीनों और तू आदित्य, हमारा सफर अभी से शुरू होता है। 9वां सिक्का मेरे भाई को ढूंढना और उस शाप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो चले मित्रों। महल के ऊंचे दरवाजे खुल गए और वे चारों निकल गए अपनी मंजिल में, उस शापित सिक्के को खोजने। वल्लभगढ़ की सीमा को पार करके राजकुमार आर्यन, आदित्य, महावीर और अनाया उत्तरी दिशा की ओर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर बढ़ रहे थे। तो आदित्य अनाया के पास अपने घोड़े को लेकर गया। इतने सालों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी दी हुई चोट अभी भी दर्द करती है। हाँ, हो सकता है, पर तुम बदल चुके हो आदित्य। लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारा है। पर मुझे नहीं चाहिए। अनाया के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई, जैसे वे अपने अतीत का कुछ आदित्य से छुपा रही थी। तभी पीछे से राजकुमार आर्यन बोले, अभी हम लोग भिखंडी के जंगलों में हैं। इन जंगलों की कहानी जितनी खतरनाक है उतनी ही दर्दनाक भी। जहरीले सांप, बिच्छू, जंगली जानवर और कहा जाता है कि कुछ जंगली लोग भी यहाँ पर वास करते हैं। युवराज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सबने अपने घोड़े रोक लिए, क्योंकि कुछ ही दूरी से कुछ लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। अंधेरे में ये देख पाना तो मुश्किल था कि वो कौन है, लेकिन उनकी मशालें साफ जता रही थी। वो लोग जैसे किसी मकसद से निकले थे। क्या हुआ? सामने से कोई आ रहा है और हमारे साथ राजकुमार भी है। उनकी जान को खतरा हो सकता है। मशालों के बीच मुझे झंडे नजर आ रहे हैं जिसमें कंकाल की मुंडी का चिन्ह है, और ये चिन्ह विशाल भंगोला साम्राज्य का है। इकलौता साम्राज्य जो सूर्य केतु साम्राज्य का दुश्मन है। वो बहुत लोग हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमार अब पीछे लौटना भी देर कर देगा। अगले ही पल कुछ ही सांसों में करीब 12 सवार उनके चारों ओर फैल गए। तलवारें खिंच चुकी थी। बीच से एक भारी शरीर वाला, दाढ़ी मूंछों से भरा चेहरा, सोने के कवच में लिपटा सेनापति आगे बढ़ा। उसकी आवाज कड़क थी, लेकिन आंखों में दुश्मनी साफ झलक रही थी। अरे अरे, ये तो कमाल हो गया। आज तो बिना एक बार चलाए राजकुमार आर्यन हमारे हाथ आ गए। सोचा नहीं था भिखंडी के जंगल में इतना महंगा शिकार मिल जाएगा।
सपने देखना अच्छी बात है, पर अभी मेरे आगे नहीं। पुरानी दुश्मनी याद है ना राजकुमार? अब तो बल्लभगढ़ पर कब्जा बस एक कदम दूर है। और अगर मैं कहूं पहले ये कदम तुम्हारी गर्दन से गुजरेगा तो? अरे हम तो शिकार पर आए थे आदित्य प्रताप, लेकिन आज किस्मत ने सोने की थाली में पूरा भोज परोस दिया। राजकुमार, उनके 3 साथी और वो भी दुश्मन के जंगल में। क्या कहूँ, ऐसी रात फिर नसीब से नहीं आएगी। अरे मोटे, ज्यादा मत हंस, वरना हंसी के साथ तेरे ये दांत भी गिन लूंगा मैं। तभी सेनापति ने उंगली उठाकर इशारा किया और अगले ही पल चारों ओर से सैनिकों ने अपनी तलवारों और भालों के निशान उन पर तान दिए। ए, शांति रखो, ये वक्त लड़ने का नहीं है। सेनापति आगे झुका, उसके चेहरे पर विजय की चमक थी। चलो रे, चलो, बांध लो इन्हें और राजकुमार को जरा प्यार से। आखिर ये हमारे खास मेहमान जो ठहरे। कुछ ही पलों में चारों को मजबूती से बांध दिया गया। उनके हथियार छीन लिए गए। आदित्य की आंखें गुस्से से जल रही थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। चलो हमारे साम्राज्य, हमारे राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो लोग भंगौल के साम्राज्य में पहुंच गए। भंगौला साम्राज्य का विशाल लोहे का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। मशालों की पीली रोशनी में पत्थरों की दीवारें और कोनों में लटकी जंग लगी जंजीरें, हवा में नमी और सड़ांत की गंध। इन चारों को कारागार में डाल दो और चौकसी दोगुनी कर दो। ये कोई साधारण कैदी नहीं है। लोहे की सलाखें बंद होते ही भीतर घुप अंधेरा छा गया। महावीर ने गुस्से से लोहे के दरवाजे पर लात मारी। शापित सिक्का ढूंढना था और हम खुद पिंजरे में फंस गए। सच तो ये है, हम में से किसी को भी नहीं पता वो नवा सिक्का कहाँ है। हम सिर्फ उस शापित जगह की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये तो पागलपन है, बिना सुराग के खजाना ढूंढना। ये सिर्फ खजाना नहीं, मेरे भाई और हमारे कुल की आखिरी उम्मीद है। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए आदित्य ने अपनी कमर में से एक छोटी थैली निकाली और बाहर चाबियां पकड़े सैनिकों को अपने पास बुलाया। अरे सुनो, जरा इधर आओ। क्या है? तुम इसे जानते हो? ये है सुषुप्ति चूर्ण। इसे फूंकते ही तुम सब आधे घंटे तक गहरी नींद में। और अगले ही पल उसने जोर से फूंका। धुआं फैलते ही पहरेदार लड़खड़ाने लगा और जमीन पर ढेर हो गया। उसकी आवाज सुनकर बाकी सैनिक भी आ गए। आते ही उस गंध से सब बेहोश हो गए। आदित्य ने तुरंत सलाखों से हाथ डालकर चाबी निकाली और ताला खोल दिया। अब चलो। चारों अंधेरे गलियारों से भागते हुए एक पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा, उनकी सांसें थम गईं। ये तो भंगोला का राजा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये शाप तो केवल 9 लोगों को था। अनाया के हाथ और जुबान कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहने की कोशिश की। 8 शापित सिक्कों के धारक तो उस जगह में कैद थे। 9वें हमारे महाराज, वो भी अचानक कई साल बाद। तो ये 10वां कौन? उधर राजा धीमी फटी हुई आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। डर और हैरानी में चारों वहां से निकल पड़े और महल के एक पुराने हिस्से में पहुंच गए। अचानक आर्यन की नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने ढक्कन खोला। अंदर एक पुराना नक्शा था, जिसे देखते ही आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो वही नक्शा है। मेरे दादाजी ने इसी से वो खजाना और 9 सिक्के ढूंढे थे। तो फिर ये भंगोला के राजा के पास कैसे पहुंचा? ये तो तुम्हारी विरासत में होना चाहिए था ना। उस समय कोई जवाब नहीं था, बस उलझन और शक। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। और तीनों पिछले द्वार से महल के बाहर निकल गए। वहीं उनके घोड़े भी मिल गए। किस्मत अच्छी थी।
फिर उस जंगल के किनारे पहुंचकर उन्होंने नक्शा खोला। उसमें एक गोल आकृति बनी थी जिसे घुमाने पर 2 छोटे सुनहरे बिंदु चमक उठे। ये सितारे हैं? नहीं, ये है शापित सिक्के की जगह जहां वो खोए हैं। ये नक्शा प्राचीन शक्तियों की देन है। इसकी खासियत है जो हम खोजना चाहते हैं ये हमें वही दिखाता है, लेकिन केवल उसी को जिसका मन और इरादा साफ और सच्चा हो। लेकिन अगर सिक्के सिर्फ 9 थे तो 2 सितारे क्यों? इस तरह से तो 10 हो गए। 9 शापित सिक्कों का रहस्य हर बढ़ते कदम पर और उलझता जा रहा था। एक बात तो साफ है, जो भी इस खेल के पीछे है वो हम में से कई कदम आगे है। और अगर भंगोला के राजा भी इस शाप के शिकार हैं तो हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। तो अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? आर्यन ने नक्शे को ध्यान से देखा और पहले बिंदु की ओर इशारा किया। यहाँ ये जगह करीब 2 दिन की दूरी पर है। शायद वहाँ हमें कुछ जवाब मिले। और अगर नहीं मिले तो हम अगली जगह जाएंगे और उसके बाद अगली। जब तक सच सामने नहीं आ जाता हम रुकेंगे नहीं। चलो मित्रों, समय हमारे खिलाफ है। और वे चारों उस रहस्यमय जगह की ओर चल पड़े। लेकिन क्या है उस 10वें सिक्के का रहस्य? और भंगोल के राजा पर कैसे पड़ा शाप, जबकि उनका इससे कोई संबंध ही नहीं था? अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हम कैद से भाग चुके हैं और उनके सिपाही हमारे पीछे आते ही होंगे। आर्यन की बात एकदम ठीक थी। उनके पीछे भंगोला साम्राज्य के सैनिक लग चुके थे और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि वो प्राचीन नक्शा उन्हीं लोगों के पास है। हर बढ़ते कदम के साथ मुसीबतें उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन लक्ष्य के सिवाय उन्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अगर उन्होंने इस शाप को खत्म नहीं किया तो दोनों राज्यों का कुल मिट्टी में मिलने वाला था। लेकिन आर्यन इस बात से हैरान था कि भंगोला राज्य के राजा को वो श्राप कैसे लग सकता था, और वो नक्शा जो उनके दादाजी की विरासत थी वो भंगोला साम्राज्य की विरासत कैसे बन सकती थी। आदित्य, इस नक्शे के हिसाब से हमें एक खाड़ी पर पहुंचना है जिसे मुर्दों की खाड़ी कहा जाता है, और वहां पर सिर्फ मुर्दे वास कर सकते हैं। मुर्दों की खाड़ी? मैंने सुना है यहाँ मरने के बाद मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हाँ, खतरनाक जगह है। इस खाड़ी में जाकर हमें एक सुरंग भी मिलेगी जिसका रास्ता मृत्यु कुंड की ओर जाता है। फिर मृत्यु कुंड को पार करके हमें तारों की पहाड़ी पर पहुंचना है, और इसी तारों की पहाड़ी पर वो एक सिक्का दिखा रहा है। नक्शे में तो 2 सिक्के दिखाई दे रहे हैं, तो हम केवल सितारों की पहाड़ी पर कैसे जा सकते हैं आदित्य? देखो, बात तो तुम्हारी ठीक है महावीर, लेकिन नजदीक यही सितारा चमक रहा है। अब हमें यहीं पहुंचकर पता चलेगा कि आगे का रास्ता है क्या, और वो दूसरा चमकता हुआ सितारा क्या है। सबके कदम तेज हो चुके थे। अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन उनके सामने अब सिर्फ एक ही मंजिल थी, मुर्दों की खाड़ी। मुझे लगता है कि हमें नाव से जाना चाहिए। पानी का रास्ता छोटा पड़ेगा। नहीं आर्यन, समंदर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो लहरें कब तेज हो जाएं कोई नहीं जानता, और दूसरे नाव बनाने में समय ज्यादा लगेगा। इसलिए मेरे ख्याल से हमें दूसरी तरफ से जंगल का रास्ता पकड़ना होगा। थोड़ी बहस हुई, लेकिन आखिरकार सबने आदित्य की बात मान ली। वो लोग घने जंगल के अंधेरे रास्ते पर बढ़ने लगे। जगह जगह कांटेदार झाड़ियां, टूटे हुए पेड़ और चारों तरफ डरावनी आवाजें। रात जैसे जैसे गहराती, उनका डर और बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। घंटों चलते चलते जब उनके कदम थककर भारी हो चुके थे, पर सामने थी वो खाड़ी। जैसे ही वे खाड़ी में दाखिल हुए, उनकी नजर उन पेड़ों पर पड़ी जहां दर्जनों सड़े गले मृत शरीर कपड़े की तरह शाखाओं से लटक रहे थे। माहौल इतना खौफनाक था कि उनकी सांसें थम सी गईं। लेकिन अचानक चटाक, किसी एक पेड़ से लटका हुआ मुर्दा हिला और फिर उसकी आंखें खुल गई। पल भर में बाकी लटके हुए मुर्दों ने भी हरकत शुरू कर दी। अब वे सब उन पर झपटने लगे। चारों तरफ मुर्दों का झुंड था,
लड़ाई शुरू हुई, पर जितना भी जोर लगाया, जितनी भी कोशिश की, वो मुर्दों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हर वार के बाद और मुर्दे खड़े होते। ये बार बार जिंदा हो रहे हैं, सीधे टक्कर देने से काम नहीं चलेगा, हमें दिमाग लगाना होगा। देखो, हम अब मरने वाले हैं। तभी उसने पास पड़ी मशाल उठाई और एक मुर्दे के सामने झोंक दी। मुर्दा पीछे हट गया। आग, ये आग से डरते हैं। तुरंत सबने टहनियां उठाकर आग जलाई और मशाले बना ली। अब वे धीरे धीरे मशाले हिलाते हुए आगे बढ़ने लगे। मुर्दे पीछे हटते और रास्ता देते चले गए। फिर आखिरकार मशालों की रोशनी के सहारे वे उस खाड़ी के किनारे बने सुरंग के द्वार तक पहुंच गए। सुरंग की घुप अंधेरी गलियों से मशालों की लौ के सहारे गुजरते हुए सब सुरक्षित बाहर निकल आए। जैसे ही बाहर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सितारों का पहाड़, पूरा पहाड़ मानो आसमान से टूटे हुए तारों से सजा हो। जमीन पर बिखरे अनगिनत चमकते बिंदु, हवा में एक जादुई ठंडक और चुप्पी ऐसी मानो ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। ये तो सचमुच धरती पर उतरा आकाश है। हाँ, सितारों का पहाड़, हमारे पूर्वजों ने जिसकी चर्चा सिर्फ दंत कथाओं में की थी। वे चारों पहाड़ की ओर बढ़े, कदम दर कदम। ऊपर से भी तारों जैसी चमकती कणिकाएं बरस रही थी, जैसे पहाड़ खुद उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन कहीं भी सिक्के का नामो निशान नहीं था। तभी आदित्य की नजर एक लाल चमक पर पड़ी। उसने झुककर जमीन से एक लाल मणि उठाया। जैसे ही उसने उस मणि को अपनी हथेली में कसकर थामा, जमीन अचानक हिली और चमकते कणों के बीच से धीरे धीरे एक सुनहरी रोशनी उभरने लगी। रोशनी ने आकार लिया और वही एक चमकता हुआ सिक्का बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन उसी पल आर्यन की नजर पास एक विशाल पेड़ पर पड़ी। पेड़ से बंधा एक हड्डियों का ढांचा जो धीरे धीरे जिंदा सा हिल रहा था। उसे देखते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो उसका भाई था। भाई! वो आगे बढ़ने ही वाला था कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं आर्यन, ये शाप का हिस्सा बन चुका है। जब तक हम 9 सिक्के इकट्ठे करके तुम्हारे रक्त का बलिदान नहीं देते, ये ऐसे ही रहेगा। इसे छूना मत। हाँ आदित्य, शायद तुम सही कह रहे हो। आदित्य ने गहरी सांस ली और सिक्के को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। जैसे ही सिक्का उनकी मुट्ठी में आया, सबको लगा कि उनकी मंजिल अब बहुत करीब है। लेकिन सिक्के को पलटते ही सब चौंक गए। वो सिक्का पूरा नहीं था, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और उनके पास केवल आधा हिस्सा था। तो दूसरा आधा हिस्सा वही है जहां नक्शे पर दूसरा चमकता सितारा दिख रहा था। सबकी नजरें नक्शे पर जमी उस दूसरे सितारे पर टिक गईं। दूसरा आधा हिस्सा यहाँ है। तभी चारों तरफ भंगोला साम्राज्य के सैकड़ों सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। बहुत भाग लिया तुम लोग, अब ये खेल खत्म। नक्शा और वो सिक्का हमारे हवाले करो, वरना यहीं इसी रात तुम्हारे सिर काटकर हमारे राजा के चरणों में चढ़ा दिए जाएंगे। देखो, हमें उस शाप को खत्म करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए हमें जाने दो। ये दुश्मनी बाद में निभा लेना। शायद तुम जानते नहीं, जिस सिक्के की तलाश में तुम हो वो तुम्हें मौत के मुंह में लेकर जाएगा। तुमने अभी तक मृत्यु कुंड नहीं देखा, मुर्दों की खाड़ी, वो सुरंग। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा सामना मृत्यु कुंड से कैसे नहीं हुआ। तुम्हारे पास सिक्का है, साला इसे ढूंढने में हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए, पर तुमने खोज लिया। हमें दो, हमें वो सिक्का और नक्शा अभी के अभी दो। सब चुप थे। भंगोला के सैनिकों को मालूम नहीं था उनके पास जो सिक्का है वो सिक्के का आधा टुकड़ा है। शायद उन सिक्कों के रहस्य को अब तक कोई नहीं जान पाया था। देखो, इन सिक्कों से तुम्हारा कोई फायदा नहीं, हमें जाने दो। और वैसे भी तुम हमसे जीत नहीं सकते। क्या क्या कहा? जीत नहीं सकते? तुम 4 और
हम 400। अबे ओ मोटे, इधर देख, ये नक्शा चाहिए ना तुझे? ये ले, इसकी राख ले अब। इस वक्त आर्यन ने उस प्राचीन नक्शे को जलाकर राख कर दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सिक्के के दूसरे टुकड़े तक पहुंचने की एकमात्र वो आखिरी उम्मीद थी, पर आर्यन ने उसे भी खत्म कर दिया। नामुराद बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? खत्म कर दो इन सबको। वैसे भी नक्शा क्या चाहिए जब सिक्का हाथ में हो। सभी ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली और एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। हमले से बचने के लिए आर्यन ने सेनापति के ऊपर आग लगा दी। सारे सैनिकों का ध्यान उसके ऊपर गया और मौके का फायदा उठाकर वो चारों वहां से भाग गए। आर्यन, तुमने नक्शा क्यों जला दिया? अब हम उस दूसरे टुकड़े तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ आर्यन, वो हमारा एकमात्र सहारा था यार। आर्यन ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, अरे जो मैंने जलाया वो नकली नक्शा था, असली नक्शा ये रहा। तुमने कब? अरे जब हम भंगूला के महल से भाग रहे थे, मैंने असली नक्शे की नकल बना ली थी। मुझे लगा कि ये काम आ सकता है। शाबाश मित्र, हम उस दूसरे टुकड़े तक पहुंच सकते हैं फिर तो। लेकिन टूटता तारा सिक्का तुम्हारा, इसका क्या मतलब है? शायद हमें किसी टूटते तारे का इंतजार करना होगा, या फिर कोई ऐसी जगह जहां तारे टूटते हों। जो भी हो, हमें जल्दी करनी होगी। भंगोला के सैनिक फिर से हमारा पीछा करेंगे। तो चले, समय बर्बाद मत करो। आर्यन के हाथ में असली नक्शा था और उनके पास सिक्के का पहला आधा टुकड़ा। आर्यन, नक्शे के मुताबिक दूसरा सितारा कहाँ दिख रहा है? ये तो अपने ही साम्राज्य की दिशा में है, बल्लभगढ़ के पास। कावेरी नदी के तट पर एक पुराना मंदिर है, लगता है वहीं जाना होगा। पर टूटता तारा का क्या मतलब है? क्या हमें किसी टूटते तारे का इंतजार करना होगा? नहीं महावीर, मुझे लगता है ये कोई जगह है या फिर कोई संकेत। जो भी हो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। वैसे भी भंगोला के सैनिक अभी भी हमारा पीछा कर रहे होंगे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे चारों कावेरी नदी के तट पर पहुंच गए। नदी के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारें काई से भरी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था।